हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। सो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम टॉप 10 सीरीज हमने चलाई हुई है उत्तराखंड एग्जाम 2023 के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी सिलसिले में आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं उनको नोट करने के लिए तैयार हो जाओ। और ये टॉप 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाएंगे, तो कीप इन माइंड, कॉपी पेन लेके आइए। ओके, तो कॉपी पेन लेके आइए और शुरू हो जाइए। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो नोट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा, वसा में बिले दो विटामिनों के नाम लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है जो बहुत इजी दिख रहा है। ओके, और आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं विलेयता के अनुसार। एक होते हैं वसा में विलेय और दूसरा होता है पानी में विलेय। पानी में विलेय विटामिन होते हैं बीसी। अब ये आप गाली मत समझना, ये बीसी। ओके, तो पानी में जो घुलनशील होते हैं वो कौन होते हैं? बीसी। और जो अदर विटामिन हैं वो क्या हैं? वो और जो विटामिन हैं बीसी के अलावा। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है वसा में विलेय, तो आपको विटामिन बी एंड सी, बीसी बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, तो आंसर में देखो क्या होगा। आंसर होगा, आंसर है, आंसर पहले का वसा में विलेय विटामिन। ओके, विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए लिख सकते हैं हम। ओके, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? विटामिन डी। ये हो गया। ठीक है, आपको बी और सी नहीं लिखना है क्योंकि बी सी किस में घुलनशील है? पानी में घुलनशील है। कीप इन माइंड। ओके, यस। और क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि विटामिन बी और सी को हमें प्रत्येक दिन क्यों लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये पानी में घुलनशील हैं और हमारी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें इसको डेली थोड़े थोड़े अमाउंट में लेना चाहिए डेली। ओके, कौन कौन सा? विटामिन बी एंड सी। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? टेफ्लॉन का रासायनिक नाम लिखिए। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम लिखिए। तो टेफ्लॉन का आपको रासायनिक नाम लिखना है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसर हम डालेंगे, आंसर सेकेंड। ओके, तो आंसर क्या होता है? क्या नाम है इसका? पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन। ओके, एथिलीन, ये इसका क्या है? रासायनिक नाम है। और हमें एक और चीज पता है कि इसका जो उपयोग किया जाता है वो नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है। कि नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, उसमें इसका उपयोग, जो फर्स्ट लेयर होती है नॉन स्टिक बर्तन में, उसमें क्या होती है? टेफ्लॉन होती है। ठीक है, और तो टेफ्लॉन किससे बनती है? अगर कोई इसका एक लग पूछेगा तो आपको क्या नाम देना है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये इसका एक लग है। लेकिन जब हम एक लग को बार बार मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो ये इसका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन क्या है? फॉर्मेलिन क्या है? तो बच्चे बोल रहे होंगे सर इसको तो मत लिखाइए ये तो उनके मस्तिष्क में ऐसा सेट हो गया है। इसका आंसर इतने बार कर लिया हमने। इसका उपयोग भी लिखना है आपको। ठीक है, इसका उपयोग लिखिए, आपको इसका उपयोग भी लिखना है।
ये हमने उपयोग भी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम आंसर करेंगे फॉर्मेलिन क्या होता है। आंसर नंबर थर्ड, आंसर थर्ड। फॉर्मेलिन क्या है? फॉर्मेलिन 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 फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र भी लिख दिया हमने यहाँ पर। अगर आपको याद है तो लिखेंगे, अदरवाइज मेंशन नोट। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जली विलयन, क्या जली विलयन, यानी जल में घोला गया है, जली विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेलिन परिभाषा हो गई। उसका उपयोग भी लिखना है। तो उपयोग देखो क्या होगा। उपयोग होता है, आपने बायोलॉजी लैब में गए कभी? आप गए सर। बायोलॉजी लैब में जो रखे होते हैं ना मेढक, सांप, वो किस सॉल्यूशन में रखे जाते हैं? वो फॉर्मेलिन में ही रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉर्मेलिन का उपयोग, फॉर्मेलिन का उपयोग मृत जीवों के परिरक्षण के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है। ये है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया ना आपको? क्या फॉर्मेलिन कहाँ होता है? बायोलॉजी लैब में, जिसमें हमने मेढक, सांप वो रखे होते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन होता है फॉर्मेलिन का होता है, यानी वो मृत जीवों के परिरक्षण यानी प्रिजर्व करता है, उनको खराब होने से बचाता है। ठीक है, जैसे हमारे फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं ना, फूड परिरक्षण, उसी प्रकार ये क्या है? जीव परिरक्षण है। ओके, तो अब हम चलते हैं, जल्दी से नोट कर लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सर आप इसको इरेज करोगे? जरूर करेंगे। कितने आदमी थे रे। ये हमने इसको क्या कर दिया? इरेज कर दिया। ठीक है, इस डस्टर से सही नहीं हो रहा, हम इस डस्टर का इस्तेमाल करेंगे। जब हम एक टेक्निक का उपयोग नहीं कर सके तो दूसरी टेक्निक आ गई। इसको भी इरेज कर दें? हाँ सर कर दो, इसको भी इरेज। इसे मत करना अभी। ठीक है बच्चों, इसको नहीं करते हैं। ठीक है, एक दफ़ा और इसको साफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित परमाणुओं की उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? क्या होती है? तो ये हमको बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या हमने पहले भी डिस्कस किया है, अभी भी डिस्कस करते हैं, यानी निकटतम परमाणुओं की संख्या या निकटतम गोलों की संख्या, जो भी उसके निकटतम जितने भी हैं उनकी संख्याओं को हम बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। तो पहला जो दिया है वो दिया है एक अंतः केंद्रित घनी संरचना जिसके इसमें बताना है, यानी अंतः केंद्रीय यानी BCC में। ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और दूसरा किसमें बताना है आपको? ये बताना है एक घनी निविड संकुलित संरचना में। ठीक है, अब ये क्या है? CCP है। हाँ, ये CCP
QP क्लोज्ड पैकिंग, ओके। ये है, तो ये क्या हो गया CCP। तो और तुम्हें पता है CCP किसके इक्विवेलेंट होता है, FCC के। ये दो तो याद रखना है, ठीक है। CCP और FCC दोनों सेम होते हैं, यानी उनके कैरेक्टर उनसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें आंसर कर देते हैं, आंसर नंबर 4, ठीक है। आंसर 4 लिखेंगे और हम लिखेंगे पहले का आंसर क्या हो जाएगा। अंतःकेंद्री में देखो कैसे पता करेंगे। पहले हम यहाँ पर रफ देखो, पेपर में ये सब नहीं करना, अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। सिर्फ पेपर में आपको सीधे आंसर लिखना है। ये यहाँ पर केंद्र में भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी एटम। कौन, इसकी परिभाषा क्या है, कॉर्नर के साथ साथ, कोनों के साथ साथ इसके अंतःकेंद्र यानी बीचों बीच में भी एक परमाणु होता है। अब इस परमाणु को देखना है आपको, ठीक है। ये परमाणु के कितने निकटतम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये बीचों बीच में है ना, बीचों बीच में, तो 8 होती है। तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है, पहले वाले की। दूसरे वाले की बात करें तो FCC में कितने होते हैं, FCC की अगर हम बनाएं, FCC की परिभाषा क्या होती है, इसमें ये होती है कि फलक पे भी होता है ना, फलक पे भी होता है, ये फलक पे भी आ गया, और कोने पे भी होता है। परमाणु फलक के साथ साथ कोने पर भी मौजूद होता है, ये हमने बना दिया कोने पे। तो हम किसको देखते हैं, फलक पे। तो फलक पे जो निकटतम है वो कितने होते हैं पता है, 1 2 3 4 ये हो गए, और इसके 4 5 6 7 8 और 8 4 इधर को होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। कीप इन माइंड FCC में, ठीक है, इसको याद रखना। और मैं यहां पर तुमको तीनों का बता देता हूं। FCC ये सिंपल वाला हो गया, सरल, और ये हो गया BCC, तीनों का। इसका होता है 8 नहीं, इसका 6 होता है, इसकी उपसंयोजन संख्या 6, फेस वाले की 12 और बॉडी सेंटर्ड की 8। इनको कहीं पर लिख लेना, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसे भी इरेज कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन था 4th वाला, कहां से लिया गया था, ये लिया गया था ठोस अवस्था से, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। ये इरेज हो गया, ओके, इरेज हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नहीं 5 रे, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 है निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक में कीजिए, ठीक है, कीजिए। तो इसमें हमें दिया है, पहला है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा नंबर है HCl का, तीसरा नंबर है NaCl का, ओके, और चौथा नंबर है हमारा Fe का, ठीक है। तो इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कौन किसका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आंसर पुट कर देते हैं। तो आंसर हमने डाला, आंसर में आंसर नंबर 5। अब पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, पहला वाला क्या है, आंसर लिखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर लिखने की टेक्निक आपकी समय को बचाएगी, ठीक है। और अगर आपका समय बचेगा तो हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट प्रॉपरली कर पाएंगे। कीप इन माइंड, आंसर में क्वेश्चन का जिक्र ज्यादा नहीं करें, सिर्फ आंसर ही लिखिए, ठीक है। जैसे आपका नाम पूछा जाता है तो सिर्फ पंकज कुमार बोलिए, आगे कुछ भी नहीं बोलने का। सिलिकॉन कार्बाइड होता है सहसंयोजक, ठीक है, सहसंयोजक, इसको जल्दी से नोट करो। और दूसरा नंबर कौन होता है, देखो ये कहां से लिया गया है, ठोस अवस्था से ये क्वेश्चन आया हुआ है। HCl क्या है, HCl एक अणु है, ठीक है, तो ये आणविक ठोस है, आणविक ठोस कह सकते हैं इसे।
ये अणु है। अणु कैसे बनता है? परमाणु प्लस परमाणु अणु बनता है। NaCl ये तो नमक है, सभी पता है, आयन होते हैं इसमें, ये आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस है। क्या है ये? आयनिक ठोस। अब हम फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ वाला तो तुम्हें पता चल रहा है, ये आयरन है। आयरन यानी लोहा। लोहा क्या होता है? धातु होता है। तो ये हो गया हमारा धात्विक। ठीक है, धात्विक। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर हमारा पूरा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, लेकिन उससे पहले हम इसे इरेज करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप क्या करो, इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो। लिख लिया? अरे बड़े तेज हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों। तो बच्चों, आपको हमारी सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे कम्युनिकेट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और हम इस बार आपको टॉपर बनाएंगे। बस आप हमारी सीरीज को लगातार देखते रहिए और अनकॉन्शियसली यू विल बी अ टॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 है ताप सुघट्य। ताप सुघट्य, ये क्वेश्चन बार बार आया है। ठीक है, ताप सुघट्य और ताप दृढ़। ताप दृढ़ बहुलकों को प्रत्येक के एक उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं हम। आंसर नंबर 6, ये आंसर नंबर 6। तो ताप सुघट्य क्या होते हैं? तो ताप सुघट्य हम हेडिंग डालेंगे पहले, ताप सुघट्य, और उसका एक एग्जाम्पल भी आपको लिखना है, ताप सुघट्य बहुलक। तो कौन से चैप्टर से आ रखा है ये? बहुलक। अगर आपने बुक खोली है ना अभी, तो बुक जहां पर ये लिखी है, जहां पर ये लिखा हुआ है इसकी परिभाषा, उसको हाईलाइट भी कर देना। ठीक है, येलो वाले से, आई लाइक येलो हाइलाइटर। तो ताप सुघट्य का मतलब क्या होता है? ऐसे बहुलक जिन्हें ताप देकर अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। ठीक है, ये है। और जैसे PVC। ठीक है, PVC की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में दिखनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो कि PVC की फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट करके जरूर बताना, मैं कमेंट चेक करूंगा। जिसका PVC आया होगा उसको प्राइज मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो PVC हो गया। और लेकिन ताप दृढ़ वाला लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं 5th वाले को। तो ताप दृढ़ की परिभाषा क्या होगी? ताप दृढ़ की परिभाषा होगी, ऐसे बहुलक होते हैं ये जिनको दोबारा से ताप देकर पिघलाकर दोबारा आकार में ढाला नहीं जा सकता, यानी इनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, इनका दोबारा से उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ताप हेडिंग डाल देते हैं, ताप दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। तो ये बहुलक कैसे हैं देखो। हाँ, ऐसे बहुलक जिन्हें ताप से अन्य आकारों
में नहीं ढाला जा सकता, नहीं ढाला जा सकता, नहीं ढाला जा सकता है, ठीक है, नहीं ढाला जा सकता है। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ताप दृढ़। ताप दृढ़ का मतलब एक बार आपने बना दिया तो बना दिया, इसका रिसाइकल नहीं हो सकता, यानी पुनः इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे हमारे घर में कोई प्लास्टिक की चेयर है, ठीक है, उसका अगर वो टूट गई तो उसको वापस, देखो कबाड़ी वाली भैया क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे, फिर उसको नई चेयर बन के आएगी ना। लेकिन जैसे कि तुमने कुकर का हैंडल देखा होगा, ठीक है, कुकर का हैंडल क्या होता है, बेकेलाइट का बना होता है, उसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, उसका बेकेलाइट, इसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, यानी इसको पिघला के दोबारा किसी आकार में ढाला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो बहुलक होते हैं उनको ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। आपकी राइटिंग कैसे भी हो, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, आपको वहां साफ सुथरा लिखना है। एक क्वेश्चन लिखने के बाद कुछ स्पेस देना है, ठीक है, यानी आपको ऐसे हॉच पेच मत करना कि वो एक क्वेश्चन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन भी साफ साफ क्लियर दिख नहीं रहा है, ठीक है। राइटिंग कैसे भी हो चलता है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन के बाद स्पेस देना, फिर उस दूसरे को करना, ओके। साफ सुथरा काम, क्लीन एंड नीट काम, फिर तुम टॉपर होगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। 7 है, निम्नलिखित को समझाइए, निम्नलिखित को समझाइए, समझाइए। तो निम्नलिखित को समझाना है हमको बच्चों। तो पहला है जो हमारा वो है, ए दिया है मोललता, मोललता, तो मोललता को समझाना है। और दूसरा दे रखा है बी, क्या समझाना है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी ppm, ओके। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन, ओके। 1 मिलियन में कितना होता है, 10⁶ होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आंसर लिखेंगे, आंसर, और आंसर करेंगे 7 का, ठीक है। तो आंसर और उसका ए। तो मोललता की परिभाषा क्या होती है, मोललता को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं सर। और परिभाषा हमने इसी के थ्रू परिभाषा लिख देंगे। देखो, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, यह है विलेय के मोलों की संख्या, बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। वो भी किसमें, किसमें, किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में लेते हैं, ये ध्यान देना, द्रव्यमान, ठीक है। ये हो गया, बस हो गया, इतना खत्म, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब है दूसरा नंबर बी वाला कर दें। तो पार्ट पर मिलियन क्या होता है, ppm, तो ppm होता है विलेय के अणुओं की संख्या, ओके, अणुओं की संख्या, ये विलेय के अणुओं की संख्या हो गया, बट्टे क्या कर देंगे, पूरा जितने भी भाग हैं उसमें, किसमें, बिलियन के अणुओं की संख्या, जिसमें या विलायक कह देंगे, ठीक है, विलायक के अणुओं की संख्या। देखो, इस परिभाषा में एक चीज याद रखना है, जो लैंग्वेज है थोड़ा सा हेरफेर हो सकती है, लेकिन आपने अगर याद किया है ऑलरेडी तो इस लैंग्वेज को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं ppm को, तो देन आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, 6 भी करना है आपको, बस हो गया। ये है पार्ट पर मिलियन, तो इतना भी लिख देंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। 1 मार्क्स का है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, लेकिन उससे पहले हम इसे क्या करेंगे, इरेज करेंगे। ये हो गया हमारा साफ, ठीक है।
यहाँ पर रख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या लिखिए? विन्यास लिखिए। तो क नंबर है Cr3+ का और ख नंबर हमारा ये 2+ का। ठीक है, तो आंसर देखो। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक निर्देश देना चाहता हूँ। क्या निर्देश पता है? कि जो 3D सीरीज है, डी ब्लॉक की 3D सीरीज है, उसको याद करके जाइएगा। उसके जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है, वो अगर आपको याद होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। तो उस 3D सीरीज को सिर्फ, ओके, और कोई सीरीज को याद नहीं करना है। 3D सीरीज जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन होते हैं। ठीक है, उस वाली सीरीज को आपको याद रखना है। ठीक है, मैं वहां पर लिख भी देता हूं और उसके एटॉमिक नंबर अभी लिख लो। ठीक है, स्कैंडियम सब Tv कम फैको निकोजो, ये हो गया। ठीक है, यहां से 21 से शुरू होता है, 22 से कहां तक खत्म हो जाता है, 30 तक। तो ये आपको याद रखना है। बस इसी से आपका काम खत्म हो जाएगा और कोई एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डी ब्लॉक में। तो सबसे पहले हम क का आंसर लिखेंगे। क का क्या है? क्रोमियम। तो क्रोमियम पहले लिखेंगे, 24 होता है, 24। तो हमें याद होता है 3D क्या होता है, 3D 5 और 4s 1 होता है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, इसमें से 3 निकाल दिया। 3 निकालने से क्या होगा, ऐसे करते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो आधा हो गया, पूरा 1s2 2s2 एंड 2p 6 3s2 3p6 3d। पहले 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो लास्ट से निकलेंगे, आपको जैसे पता भी है। इसमें से 1 वहाँ से निकला, 2 यहाँ से निकले, ये 4s 0। तो ये आपको ये पूरा हो गया, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं ख की तरफ। ठीक है, ख का क्या है? आयरन है। आयरन का कितना होता है? 26 होता है। आयरन का 26 होता है। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे, कीप इन माइंड। तो इसलिए क्या करें, इनके इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर याद रखना। किसके? 3D सीरीज के। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। और एज यू नो दैट जिंक इज नॉट अ संक्रमण तत्व। जिंक संक्रमण तत्व नहीं होता है ना? और कौन कौन नहीं होता संक्रमण तत्व, कमेंट करके बताना। तो आयरन का क्या होता है? 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। निकाल दे 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s 0। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो फिर मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो
तो सर्वप्रथम मेरे 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 प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन लिया गया है रासायनिक बलगति से, ओके, यानी केमिकल काइनेटिक्स से। तो एक बच्चे का मैसेज भी आया था कि सर, कमेंट ही आया था आई मीन कि सर केमिकल काइनेटिक्स से जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उनको सॉल्व कराओ। तो ध्यान से देखो, ये वहीं से न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो इसको जरूर नोट करो। तो हम आंसर करेंगे, आंसर 9th है, ठीक है। तो आंसर 9th क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक फॉर्मूला था, सबको पता है क्या था, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन R। ये था कि नहीं था, ये था सर। ये यहाँ पर जो R ये लिखा गया है, ये है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता क्या है, सांद्रता, यह है प्रारंभिक सांद्रता, वो भी किसकी, अभिक्रियक की, हाँ, या अभिकारक की, ये अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है। ये दूध था और ये दही है, कीप इन माइंड। तो और ये क्या है, जो R होती है, ये सांद्रता है अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता, और किसकी है, सांद्रता अभिकारक की, ठीक है, अभिकारक या अभिक्रियक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 99 वाले के लिए सॉल्व करेंगे कि 99 अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, ठीक है। तो उसमें जो समय लगा है यहाँ पर देखना, हाँ, 99 वाले के लिए करेंगे, 99% के लिए इस समय है, ये हो गया 2.303 अपॉन के, ठीक है, लॉग। अब देखो शुरू में तो 100% होगी ना, और अपॉन में क्या हो गया, 99 कंप्लीट हो गई तो बची कितनी, 99 अभिक्रिया पूर्ण हो गई तो बची कितनी, एक ही बची ना, नीचे वो लिखेंगे जो बचा होता है, ये हो गया, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, 2.303 अपॉन वेग स्थिरांक लॉग, ये तो एक से किसी को भी भागा दो तो 100 ही आता है, 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 to power 2, ठीक है, यानी इसमें इसका 2 का मतलब क्या होता है कि 10 को 2 बार गुणा किया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, सबको पता है, लॉग अगर 10 to power 2 है तो पावर आगे आ जाती है, इस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी एक और पत होती है हमारे पास कि लॉग 10 की वैल्यू कितनी है, सर लॉग 10 की वैल्यू ये, और 2 आगे आ गया, हाँ, ये 2 है, तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये 1 लिख दिया, तो आंसर आ गया हमारा 2 × 303 × 2 अपॉन के, और ये आ गया जो 99% कंप्लीट हुई उसका समय, ये आ गया उसका समय, ठीक है। अब दूसरी ओर क्या करेंगे, हम उसका समय निकालेंगे जो 90% पूर्ण हो गई है, ठीक है, जो 90% पूर्ण हो गई है। आपने इसको नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लो, इतना पॉज करके। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ, मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैंने इसको इरेज किया। अब मैं कौन सा समय निकाल रहा हूँ, इसको पार्टीशन कर लेते हैं। मैं समय निकाल रहा हूँ जो 90% पूर्ण होने में लगा है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही रहता है, प्रथम कोटि के लिए जो समाकलित वेग समीकरण है वो यह है, इसको डिराइव करने को भी आता है, ओके, हमने बात करी है उस पर भी। ये लॉग पहले अभिक्रिया 100% होगी, अब 90% क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है, तो कितनी बची, 10%, ठीक है। नीचे वो लिखी जाती है जो बची होती है, ऊपर वो लिखी जाती है तो टोटल परसेंट है, ठीक है। तो 10 से कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 2.303 अपॉन के और लॉग 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने बताया log 10 की वैल्यू होती है 1, ओके। तो log 10 की वैल्यू हो गई 1, तो 2.303 अपॉन के, और यहाँ पर हो गया t 90%। ये वह समय है जब अभिक्रिया 90% कंप्लीट हो गई, ये वो आ गया, ठीक है। तो हमारे पास दोनों अब आ गए, एक ये और ये। अब इन दोनों का रिलेशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखो ये 2.303 अपॉन के बराबर क्या है, इसमें हम इसको रख देते हैं, ठीक है। तो देखो, हाँ, इसको समीकरण ए बोल देते हैं और इसको समीकरण बी बोल देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम समीकरण ए और बी से, ठीक है, बी से। तो समीकरण ए और बी से देखना क्या होगा, टी 90% अब देखो, हाँ, ये देखो 2.3 जो अपॉन के की जगह पे क्या रखूंगा, मैं ये रख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया T90, ठीक है, और इनटू क्या है, 2 है, ये देखो बस आ गया, ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ओके,
तो ये प्रूव्ड हो गया। देखो क्या कहा था, 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय जो 90% पूर्ण होने लगे समय का क्या होगा, दोगुना होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको जल्दी से नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लो। ये है, तो ये न्यूमेरिकल था जो केमिकल काइनेटिक्स है। ओके, 4th नंबर का चैप्टर है हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है वो देखते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया। लेकिन अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका जो भी कमेंट होगा, आपकी जो भी क्वेरी होगी, जहां पर भी आपका ऑब्स्टेकल होगा उसे सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो अभी हम इसको इंक्रीज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है और उसमें आईयूपीएसी नाम लिखना है हमको। तो आईयूपीएसी नाम लिखना तो जरूरी ही आएगा पेपर में और वो हम अभी सीख जाते हैं। हम इतना इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th, तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम पद्धति में नाम लिखिए। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही होगी तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे हो जाती है कभी कभी हमसे। ओके, राणा जी हमें माफ़ करना। ये हो गया CH और ये CH3, CH2 और CHO। ओके, और जो दूसरा है वो कौन सा है, इसे भी रेज कर देते हैं। दूसरा नंबर है CH3, CH3, CH2, CH3 का 2, CO, CH3। ये है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन। तो दोनों को हम आंसर करते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर हम करें तो पहले का आंसर करते हैं। ठीक है, तो पहले का इसको पहले ओपन कर लेते हैं। CH3, CH, ये जो ब्रैकेट में है ये इसमें ब्रांच है और ये CH2 और CH2 एल्डिहाइड है। देखो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए लास्ट में क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है, याद रखना है। क्या जुड़ता है, अल। इसको लिख लो, एल्डिहाइड का अल आगे का। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है। ठीक है, इसे याद रखना है। तो इसका नाम लिखेंगे हम, यहां से शुरू करेंगे। पहला कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। 4 पे क्या लगी है, ब्रांच, तो 4 हो गया मैथिल, 4 पे मैथिल हो गया, बस ब्रांच एक ही है। उसके बाद हमने 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंटेनेल, पेंटेन होता है, नेलो, तो लास्ट में क्या लगाना है, अल लगा देना है, तो पेंटेनेल हो गया। ठीक है, पेंटेन प्लस अल तो पेंटेनेल हो गया। ठीक है, अगला देखो इस वाले में। तो सबसे पहले आपको जब भी इसका आंसर करना होगा ना, तो आंसर करने से पहले इसको ओपन जरूर करना। अगर आप बिना ओपन करे इसका नाम लिखेंगे तो ना तो मिस्टेक हो सकती है, कीप इन माइंड। CH3 ब्रांच है, जो भी ब्रैकेट में है वो ब्रांच है, कीप इन माइंड। C ऊपर भी ब्रांच है और यहाँ भी ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच हैं। फिर CO, यहाँ कीटोन ग्रुप है, देख लो कौन सा ग्रुप है ये, कीटोन। और कीटोन ग्रुप के लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओन। इसे आंसर में नहीं लिखना है, इसे यहां रखना है। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ब्रांच देखो कहाँ हो गई, पहले तो 3 पे 2 ब्रांच हो गई। ठीक है, 5 पे भी ब्रांच, तो ये हो गई ट्राई मैथिल, 3 मैथिल हो गए ना। देखो 1 2 3 और एक ये है 3। ठीक है, तो ब्रांच हमने लिख दी। ब्रांच लिखने के बाद 6 कार्बन है, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, हेक्सेनोन। ठीक है, क्या हो जाए, हेक्सेनोन। ठीक है, ये हो गया हेक्सेनोन। क्या होगा, हेक्सेनोन। हेक्सेन प्लस
ओन, हेक्सेन प्लस ओन। क्यों? क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है और कीटोन ग्रुप में लास्ट में हम जोड़ते हैं ओन, तो ये हेक्सेनोन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के हमारे जो आज का सेशन था 10 क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आई, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी न्यूमेरिकल हो, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट करिएगा, और अपने 5 फ्रेंड में जिनका आप वेलफेयर चाहते हैं, जिनकी आप भलाई चाहते हैं, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और हम ये सीरीज पेपर तक लाते रहेंगे। और तब तक के लिए अपने प्यारे से पीके सर को इजाजत दीजिए और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।